हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो आपका आज वीकली टेस्ट हुआ है उसमें 50 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे जो बेसिकली फोकस थे जनरल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। उसमें कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड, हमारे जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चंस थे। टोटल जो टेस्ट हुआ है उसमें बेसिकली हमारा जो फोकस था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर था। उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए 50 क्वेश्चंस। कुछ हमने क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए हुए थे, तो वो इसलिए दिए थे कि भाई उनका अपन का क्या होगा, अगर आप पे टेस्ट के दौरान बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बने हैं तो उनको मैं आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वो न्यूमेरिकल्स आपको कैसे करने थे, क्या उसमें हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जो हो सकता है ड्यूरिंग हमने जब स्टडी किया था हमने नहीं पढ़ा हो, और कुछ अगर हमको नया इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो भी हमारा इसमें इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं हमारे जो 50 क्वेश्चंस हुए थे आपके हमारे वीकली टेस्ट में। जो आज आपका टेस्ट हुआ था उसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें अपना आईक्यू यूज करना है, पढ़ाई तो बाद में करेंगे यूज अपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हीट रेडिएशन कहा जाता है। हीट रेडिएशन कहा जाता है किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ये बहुत कॉमन सेंस है, हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो हमारे डेली लाइफ में हमारे चारों ओर क्या है, प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि यूवी रेस हमारे सन से आते हैं, विजिबल में हमारा ये पूरा कलरफुल दुनिया है भाई, ठीक है। आईआर में हमारा रिमोट ऑपरेट होता है, ठीक है। रेडियो वेव से हमारा मोबाइल चलता है, और माइक्रोवेव हमारे किचन में रहता है, उससे फूड को हीट किया जाता है। बस इतना इसका आंसर था। माइक्रोवेव जो है आप सभी जानते हैं कि इससे हीट जनरेट होता है, हीटिंग के लिए हम यूज भी करते हैं भाई। रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, ठीक है, तुरंत आपको फूड गर्म करके दे दिया जाता, तो माइक्रोवेव रखा रहता ना वहां पर। तो इसमें कॉमन सेंस था, सीधा सीधा आंसर अपना माइक्रोवेव था। गामा रेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर गामा रेस का हाई पेनिट्रेशन पावर होता है बेटा, इसकी हाई एनर्जी भी होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका वेवलेंथ बहुत लीस्ट होता है, वेवलेंथ जो रहता है इसका बहुत आपका माइनस में चलता है, 10⁻⁹ से ले जाके 10⁻⁻6 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ रहता है। एनर्जी बहुत हाई होती है। इससे भी ज्यादा एनर्जी वाली रेस होती है हमारी कॉस्मिक रेस होती है, जो आपके कॉस्मिक रेस रहती है वो रहती है। एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरे जो है लगभग लगभग हमारा यहां से चले तो ये 0.1 to 10 नैनोमीटर इसका रेंज रहता है। एक्सरे की अगर हम बात करें इसकी भी एनर्जी हाई होती है, ध्यान रखना है। गामा रेस के बाद एक्सरे का नंबर आता है। माइक्रोवेव हमारा हीट प्रोड्यूस करता है। आईआर रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं तो जो हमारे रिमोट कंट्रोल होते हैं वो आईआर से क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। और वैसे एनालिसिस की बात करो तो अलग अलग इनके एप्लीकेशन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, सभी क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा आईआर जो रेडिएशन है, अगर हम बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में आईआर का जो रेंज होता है बेसिकली मेन आईआर 2.5 माइक्रोमीटर टू हमारा 15 माइक्रोमीटर रहता है। इसको अगर हम नैनोमीटर में याद करना चाहते हैं तो ये सीधा 2500 नैनोमीटर से ले जाके कितना होता है, 15,000 नैनोमीटर होता है। इससे हम एनालिसिस में किसका डिटेक्शन करते हैं भाई, आईआर से। आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हमको बताता है फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन देता है, फंक्शनल ग्रुप का। आईआर जो हमको फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन देता है वो हमें एक वेव नंबर की वैल्यू मिलती है। उस वेव नंबर के आधार पर हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कोरिलेट कर लेते हैं। तो ये आईआर है, आईआर को ध्यान रखना है आपको, अच्छे से गलत मत कर देना, ठीक है। आईआर रेडिएशन क्या करता है, हमारा जो भी कंपाउंड रहता है उसमें जो बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड का वाइब्रेशन को मेनली चेंज करता है, और उसी का फ्रीक्वेंसी हम वेव नंबर के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। माइक्रोवेव जो होता है इसका यूज अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह में भी यूज होता है ये, माइक्रोवेव में हीटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्सरे की बात करते हैं तो देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होती है हमारी, जो उसमें ब्रैग इक्वेशन अपन यूज करते हैं। एक्सरे हमारा जो आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम एक्सरे का यूज करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर आप याद रखें। आगे चलते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमको ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो देखो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा है, छत्तीसगढ़ एक्सयूबी है और आईएमआर है, इसको याद कर लेना, छत्तीसगढ़ एक्सयूबी आईएमआर। ये एक ट्रिक है, यहां से जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहां से वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होता रहता है, और जब आप बॉटम से यहाँ टॉप पर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होता है। यहाँ सी से जो बेटा हमारा कॉस्मिक रेस है, जी से हमारा गामा रेस है, ध्यान रखना आपको, एक्स रे है अपना यहाँ पर ये, ठीक है, यूवी रेस है हमारे, विजिबल रेस है, आईआर है हमारा, माइक्रोवेव है, और आपका रेडियो वेव्स है। ये ऑर्डर है। आपको यहां पर हमेशा याद रखना कि अगर आप फ्रिक्वेंसी लिखते हो, वेव नंबर लिखते हो, एनर्जी लिखते हो, अगर ये तीनों बढ़ेंगे ही, ठीक है, और इनका अपोजिट क्या चलता है, वेवलेंथ चलता है, समझ रहे? तो अपन को किस फॉर्म में पूछा है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है ना, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी भी लिखा हो सकता है, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे वेव नंबर, ऑर्डर ऑफ एम्पलीट्यूड भी लिखा रहेगा, तो ऑर्डर अपना बदलेगा नहीं तीनों में। अगर वेवलेंथ का पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखो एक्सरे की एनर्जी देख रहे हैं, माइक्रोवेव है, यूवी गामा, ये गलत हो गया, गामा की एनर्जी तो हाई होती है भाई, तो ए ऑप्शन गया अपना, गामा रे सही है आपका, एक्सरे है, यूवी माइक्रोवेव ये सही हो सकता है, ठीक है। माइक्रोवेव भाई आगे लिख दिया, गलत है, इसकी एनर्जी कम होती है, देखिए अब नीचे आ रहा है, ये भी गया हमारा, यूवी की एनर्जी एक्सरे से ज्यादा नहीं होती है, तो हमारा आंसर एकदम सही क्या होगा, बी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। अगर आपको वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है ना तो वेवलेंथ में कर सकते हो, बस इस चीज को अच्छे से याद रखना। ये तो जनरल वाले लोग भी पढ़ते हैं, जनरल वाले लोग भी पढ़ते हैं, जो जनरल पढ़ते हैं ना, जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेंज है, तो अपन लोग तो एनालिसिस के बच्चे हैं भाई, हमें अगर अब पता है यहाँ पर आपका सीजी रहता है, एक्सयूबी है यहाँ पर, और आईएमआर है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसमें से अपना ये सी कॉस्मिक रेस होता है, इसका हम अपने एनालिसिस में ज्यादा इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। गामा रेस का हमें पता है पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है गामा हमारा। एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे एब्जॉर्प्शन दोनों मेथड्स का हम यूज करते हैं। ये एक्सरे क्या करता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक चेंज करता है, ये पूछते हैं एग्जाम में। यूवी जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है, विजुअल हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। आईआर जो होता है वाइब्रेशन और रोटेशनल ट्रांजिशन करता है। माइक्रोवेव को हम लोग ईएसआर में यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को हम अपने एनएमआर में यूज करते हैं। तो ये सभी मेथड्स के जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से करना था। ये देखिए हमें रेंजेस भी याद कर लेना है, ये आपको रेंजेस भी याद होना चाहिए। कॉस्मिक रेस हम ये जानते हैं 10 टू द पावर माइनस से 10 टू द पावर माइनस 6 नैनोमीटर तक, ये जो है आपका रहता है, ठीक है। बेसिकली कॉस्मिक रेस तो -12 में जा रहा है, ये लगभग हमारा गामा रेस रहता है 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर माइनस। एक्सरे जो होता है 1 टू आपका 0.1 टू 10 नैनोमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो आप। यूबी का आपको पता है, फार यूबी 200 से नीचे जो रहता है उसको वैक्यूम, फार को ही क्या बोल देते हैं अपन, वैक्यूम यूबी। और नियर जो हमारा मेन यूवी रीजन होता है, विजुअल हमें पता है 400 से 800 होता है। इंफ्रारेड में आपका नियर चलता है, ये 0.8 से ले जाके 2.5 तक रहता है। मिडिल 2.5 से कितना होता है, 15 होता है। फार हमारा 15 से ले जाके 100 तक हो सकता है। माइक्रोवेव जो रहता है हमारा भाई 25 सेंटीमीटर तक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारा भाई ये ले जाके आपका 100 मीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। तो रेंजेस को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, रेंजेस आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, इस इक्वेशन को अगर आप याद कर लोगे, देखो आपका E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये यहां पर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ये आपका HC वेव नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर वेव नंबर क्या होता है आप जानते हो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर इसको अपन h म्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, म्यू हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, C/λ होता है। तो अपन ने यहाँ पर म्यू जो है E इज इक्वल टू एच म्यू जो इक्वेशन है उसमें इस म्यू की वैल्यू रखी तो C/λ रख दिया, 1/λ की वैल्यू रखी तो ये आ गया। ये इक्वेशन बहुत काम का है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना अच्छे से, कई बार एग्जाम में आएगी आपको, तो यहाँ पे ये याद होना चाहिए। इस इक्वेशन का एक और अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन होता है, वो n इज इक्वल टू C/μ होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है, म्यू फ्रिक्वेंसी रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने इक्वेशंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई,
वेव नंबर को कैसे एक्सप्रेस करोगे? भाई वेव नंबर क्या है? भाई वेवलेंथ हमारा डिस्टेंस होता है, एक जो वेव है उसका डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। अब वेवलेंथ जो होता है, एक हमारी पर्टिकुलर ये वेव है, इसका जो लेंथ है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं नहीं सर, वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है वो नैनोमीटर ही होता है। नहीं भाई, आपकी इच्छा, अगर आपको अपने घर में मान लो इस रिमोट की डिस्टेंस नापनी है तो सेंटीमीटर में नापोगे, ठीक है। हम आपसे कहते हैं भैया दिल्ली से आप मुंबई की डिस्टेंस नापोगे तो किलोमीटर में नापोगे। भाई जो जितना ज्यादा डिस्टेंस वाला होगा बड़ा यूनिट लेंगे, छोटा वाला होगा छोटी यूनिट ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो डिस्टेंस होती है। अब वेव नंबर का जो फार्मूला होता है 1/λ होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका यूनिट देखें, अगर आप यहाँ पे किलोमीटर लिखोगे तो किलोमीटर इनवर्स हो जाएगा, आप सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए mm इनवर्स दिया हुआ है, मिलीमीटर इनवर्स है, ये भी सही हो सकता है भाई वेव नंबर को, ठीक है। mm कभी आंसर नहीं होगा। हाँ, मीटर इनवर्स भी सही है, सेंटीमीटर इनवर्स भी सही है, ये भी सही है। हमारा हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने ए आंसर लगाया है तो उसका ए भी सही है, और किसी ने सी लगाया तो सी भी सही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं एडअप करता हूं कि आईआर में वेव नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। आप डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का कोई भी रख सकते हो, आप इनवर्स बस उसमें लगाएंगे और कुछ आपको नहीं करना है, तो ये आप उसमें रख सकते हो। तो ये इजीली हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इजी था एकदम क्वेश्चन। क्वेश्चन में दोनों सही है बेटा, अगर आप ए लगाते हो तब भी आपका सही माना जाएगा और सी लगाते हो तब भी सही माना। ये बी और जो आपका डी किसका यूनिट है भैया? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलेटेड टू वेवलेंथ। क्या बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है। अभी तो बताया वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। भाई सही हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। नॉट रिलेटेड टू वेवलेंथ, कैसी बात करते हो यार, वेवलेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। इक्वल टू वेवलेंथ नहीं होता, तो सीधा सीधा आंसर हमारा ए है। और हम चलते हैं आगे की ओर। ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आल्सो नोन एज द कैसर। कैसर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने कैसर एक साइंटिस्ट का नाम है। नया क्वेश्चन हमने अडॉप्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। देखना चाह रहा था कितने बच्चों को बनता है, कितने बच्चों को नहीं बनता। तो कमेंट पे बताइए भाई किस किस बच्चे को कैसर का नाम मालूम है। कैसर क्या है? देखो कैसर जो है साइंटिस्ट है भाई एक हमारे, ये कैसर ऐसा भी लिखा रहता है। एक वन कैसर जो होता है आपका 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ये होता है। इतना अगर हमें पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है बेटा, इसको किलो कैसर अगर लिखोगे तो भाई 1000 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैसर होता है एक्चुअल में वेव नंबर का ही यूनिट है, ठीक है। कैसर मतलब आपका 1000 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू कैसर होता है। तो इसमें वेव नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। वेव नंबर अपना एकदम सही रहेगा, ठीक है। ये तो वेव नंबर का ही यूनिट है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बेटा केमिकल शिफ्ट के लिए करते हैं हम यूज, ठीक है। या फिर जब बहुत कम कंसंट्रेशन किसी का होता है तब लेते हैं। टीएमएस हमने देखा है, हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसका इंटरनल स्टैंडर्ड होता है। तो हमने सभी ऑप्शंस को भी यहाँ पे अपन को लेके चलना है। इन ऑप्शन से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है भाई। हमारे जीपेट में तो ये भी आ सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि कैसर आएगा भाई, ये भी आ सकता है। तो अपन को तो सब ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई? हमें तो सभी चीजें डिस्कस करनी है। हमें एक एक ऑप्शन को देखना है, अगर ये लिखा है तो क्या लिखा है, ये लिखा है तो क्या लिखा हुआ है, हमें सबको देखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, कैसर जो है यूज नहीं होता। यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए भाई। अगर अपन इस इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये हमारा इक्वेशन है भाई c/λ हो गया, यहाँ पर hc वेव नंबर हो गया। यहां से अपन को पता है कि म्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। यहाँ पे अपन को पता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। ये यहाँ पे पुट कर दी, ये इक्वेशन हमारा बन जाता है। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें c की वैल्यू पता होना चाहिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है, सबको पता होती है। हमको कोई क्वेश्चन देते हैं, मान लो उसमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दे देते हैं या वेव नंबर देते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करा लेते हैं, तो हम पे बनना चाहिए। अब यहाँ पर h की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो देखो h की वैल्यू में 6 तो रहता है, ये तो फिक्स है भाई अपना। 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग रहता है, ये अर्ग रहता है, अर्ग पर सेकेंड होता है।
अगर इसको जूल में लिखोगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो देखिए आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बी और आपका ये जो है ये तो अलग ही कर दीजिए आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, इसका ये गलत होगा, सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा ए, आंसर अपना एकदम सही रहेगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, अच्छे से याद कर लेना, अभी न्यूमेरिकल आने वाला है बेटा, न्यूमेरिकल में हमें यही मिलने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर एक बार प्लांक कांस्टेंट का यूनिट, सर अभी आपने बताया सर 10⁻⁻34 जूल आपका सेकेंड होता है, सर ये हर्ट्ज क्यों लिखा है? तो आप बताइए मुझे हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है आपका पर सेकेंड ही तो होता है, पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सेकेंड की जगह हर्ट्ज लिखोगे तो हर्ट्ज इनवर्स लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। बस इतना सा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। जूल सेकेंड को हर्ट्ज इनवर्स बोल सकते हैं। क्या पूछा है भाई? वेव मोशन जब होता है, जब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसफर किसका होता है बताइए। मान लो मैंने अभी अपने मोबाइल का ये लाइट जलाया, ठीक है, लाइट जलाया, वहां कैमरे तक गया तो मोबाइल चला गया क्या मेरा? बताइए क्या गया है ये बताना, इतना सा क्वेश्चन है। अगर मोबाइल मेरा चला गया तो मास जा रहा है, तो मास तो जा नहीं सकता भाई, आप बताइए मास जाता है? नहीं जाता। जिसमें ऑप्शन में मास लिखा है तो खत्म है खेल उसका। अब क्या जाता है फिर भाई? अगर सनलाइट हमारे स्किन पे आती है तो हमको गर्म लगने लग जाता है, एनर्जी है ना उसमें, ई आपका रहता है, एच हमारा है, म्यू फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी सभी रेडिएशंस की होती है भाई, एनर्जी तो जाएगा ना। एनर्जी ट्रांसफर अकेला होता है, क्या होता है? एनर्जी होता है। तो इसमें तो दिमाग का ज्यादा खेल था नहीं, ठीक है, सीधा सीधा मास तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गए थे। ओनली पी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, पी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अगला, ये क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पे दिया है, एक फोटोन है हमारा, ठीक है, उसका वेवलेंथ इन्होंने दिया है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और इसका वेव नंबर पूछा है भाई। देखो अगर इसको कम समय में सॉल्व करना है तो एक तरीका है, ठीक है, आप जानते हो यहां से वेव नंबर पूछा गया है, 1 वेवलेंथ होता है। अपन यूनिट को छोड़ दो, अगर आप 1/4 करते हो तो आपको पता है 0.25 आएगा ही, इतना तो सब जानते हो कि नहीं, 0.25 आएगा ही, ठीक है। 100/4 करोगे तो 25 तो आएगा ही। अब इसमें देखिए, इन ऑप्शंस में देखिए, कहीं पर 2.5 को लेके हमें कंफ्यूज किया ही नहीं गया है कि कहीं 250 दिया हो, कहीं 250,000 हो, या आपका 2 ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें पूरा कैलकुलेशन करने की यहां जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल 10 सेकंड में आपका बिना पेन पेपर के ये सॉल्व हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हमारा बी होगा। 25 एक ही में दिया है तो हम काहे को परेशान होंगे, 25 हमको एक ही में दिया है। अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम भाई, 400 नैनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर किस में दिए है? सेंटीमीटर में दिए, मतलब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है। तो वेव नंबर आप यहाँ देखेंगे 1/λ रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आप वेव नंबर को लिखोगे 1/400 लिख दो, आप सबसे पहले कितना लिख दो? 400 लिख दीजिए, ठीक है। इस नैनोमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻⁹ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर इसको और आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻11 आ जाएगा, और यहाँ पे अपना क्या रहेगा? 4 रहेगा। ये सब अपना किस में चल रहा है? ये मीटर इनवर्स में चल रहा है, ठीक है। इसको फाइनली कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे लिए ये आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपको कन्वर्जन की ज्यादा जरूरत है नहीं, सीधा सीधा ये क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा हमें कन्वर्ट करना था, नैनोमीटर को करोगे तो -7 रहेगा, इसको और सॉल्व कर दो तो 4 × 10⁻⁻ आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 0.25 × 10⁵ रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स, सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो आप कर सकते हो इसको सॉल्व अगर करना चाहते हो, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। आप मीटर को लेके भी कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ बच्चों को लगा होगा सर आपने मीटर वाला नहीं किया, आप 400 10⁻⁹ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा लिखा, आपने बेबी नंबर निकालना है, आप पूरा सॉल्व करिए। यहाँ पर ये 2 जीरो यहीं कैंसिल कर दीजिए, 1 × 10⁴ इंटू आपका आ जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁷ हो जाएगा, ये मीटर में है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.25 × 10⁵। इसको सॉल्व कर दोगे 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन है,
ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में कभी भी भाई, मैं भी आज आपको पढ़ाता हूं ना, अगर मैं यूनिट कन्वर्जन करता हूं ना, कई बार भूल जाते हैं। देखो, तो हमें एक तरीका अपनाना होता है भाई। हमें ये पता है 1 kg में कितने होते हैं, जो हम जानते हैं उसको लिख लो, इतने होते हैं। अगर कोई हमसे पूछ रहा है इसमें डिफरेंस कितने का है, 1000 का है, यहां से इस लार्ज यूनिट से जब स्मॉल में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं कहता हूं 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो आपको भाई छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। जितना डिफरेंस है वो आप उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इसको 10 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। किसी ने पूछा भाई 100 नैनोमीटर को आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना, माइक्रोमीटर हमारा 10⁻⁻6 से 10⁻⁻, अंतर कितना है 1000 का। ये आपकी स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। तो क्या करोगे, अगर आपका यहां पर दिख रहा है लार्ज यूनिट में जाओगे तो आपको डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.1 माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इतना तो आपको भाई, अगर हम इतने लेवल पर आ गए ग्रेजुएशन लेवल पर, तो बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following electromagnetic wave play an important role in maintaining the earth warm? बॉम आ गया यार, बॉम आ गया। गर्म कौन करता है, अपन जानते हैं भाई। वैसे तो नॉर्मली देखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो हमारा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको अर्थ का जो इन्वायरमेंट है इसको वार्म करने के लिए, ठीक है, कौन से रेस इन्वॉल्व होते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस में कौन से गैसेस इन्वॉल्व होते हैं भाई। इसका क्या आंसर दिया आप लोगों ने, ग्रीन हाउस जो में इफेक्ट होता है, रेडिएशन इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा है हीट की बात आती है भाई। तो आपका आईआर रेडिएशन कभी पीछे नहीं हटता हमारा। इंफ्रारेड रेडिएशन जो रहेगा इसका रेंज हमको अच्छे से याद कर लेना है, 2.5 to 15 होता है। इसको हम नैनोमीटर में भी याद रखेंगे, 2500 to 15,000। इसको वेव नंबर में भी याद रखो बेटा। वेव नंबर जो होता है इसका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से ले जाके होता है 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। यही आपका गर्म करके रखेगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या रहने वाला है हमारा, बी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ। हमें यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, कितना दिया है बेटा, लिख लो ऐसे, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, ये वेवलेंथ इन्होंने हमको दिया है। और क्या पूछा है अपन से, इन्होंने पूछा है भाई आपसे एनर्जी पूछी है। तो कैसे निकालोगे भाई, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। आपको वेवलेंथ दिया है, एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। इससे कर पाओगे सर, इससे कैसे करेंगे सर, इसमें वेवलेंथ नहीं है सर। तो सर इससे करेंगे हम, एच सी अपॉन लैम्डा। हाँ इससे कर सकते सर, सी की वैल्यू नहीं दी है बेटा। बच्चे को याद है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये रखना है आपको। तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एच का वैल्यू हमें पता है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये हो गया आपका। यहां पर अपन रखेंगे जूल पर सेकेंड्स को, इसको सी की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, यूनिट का ध्यान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे हिसाब से एक छोटा सा तरीका है, उसको फॉलो कर लोगे सही हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे हो जाएगा सही, अगर मैं आपकी जगह पढ़ता तो यहां 66 को डिवाइड में केवल, यहां देखिए स्पीड का मल्टीप्लाई करोगे इसमें आप, तो 3 का हो जाएगा। तो मतलब आपको केवल ये सॉल्व करना है। देखो 60.6 से इनटू आपका 3 रहेगा यहां पर। ठीक है, और आपका यहां पर डिवाइड कितने से होना है, 4 से होना है। यूनिट को तो साइड में रख दो। ठीक है, अगर इसको देखें हम डिवाइड करके तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए। अगर इसको डिवाइड करके देखोगे तो आंसर कितना, इनका मल्टीप्लाई कर लो। इसको एक काम करो आप, इसको ऐसा करो, इसको आप मान लो 6.5। ठीक है, या आप इसको 66 से भी करोगे तो 18 आएगा हमारा, और ये हो जाएगा आपका 19.8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करिए आप इसको। ठीक है, इसको आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इससे भी हम पहुंच सकते हैं आंसर तक। ठीक है, इसमें बस आपको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 × 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई थोड़ा यहां पर जो है ना इतना नहीं आएगा आपका, ये आपका 18 आएगा। ठीक है, हाँ 19.8 रहेगा। तो आप इसको 21 मान के भी कर दोगे तब भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमेशा मैं कहता हूं यूनिट का कन्वर्जन भी कर लो और एक कॉमन सेंस से चलो, यहां से भी आप ऑप्शंस निकाल सकते हो। इसमें बस आपको ये इक्वेशन हमारा यूज होना है। कौन सा इक्वेशन यूज होना बेटा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू अगर 6.6 है,
ये 3 रख दीजिए, इसकी वैल्यू 4 रख दीजिए, ठीक है। अगर इसको 4 से इसको करते हैं अपन 3 को कैंसिल, तो 0.75 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा आंसर होगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा बताइए भाई, अप्रोक्स कितना आएगा। फिर सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको कर सकते हो आप केवल, यही 71.6। देखिए यहां पर अपन ने किया, यूनिट का कन्वर्जन भी किया है, मल्टीप्लाई तो यही हो रहा है, देखो 6.6 हो रहा है, 2.9 हो रहा है, नीचे अपना 4 है। इसको सॉल्व करने पर आपका 71 के अराउंड आना है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को पहले अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर इसको अपन ने अर्ग में वैल्यू रखी, अर्ग पर सेकंड में रखा, यहाँ सेंटीमीटर में ये रखा हमने, स्पीड ऑफ लाइट। इनको पूरा सॉल्व करते चलेगा और हमारा आंसर क्या हो गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये वाले जब न्यूमेरिकल्स आए ना, तो आप उनको क्या करेंगे, पहले जो डिजिट दिए हैं ना, डिजिट को सॉल्व करना, तो जल्दी हो जाएगा। अगर यूनिट कन्वर्जन पे जाओगे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अगला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है हमारा 2.5 माइक्रोमीटर है, देन द वेव नंबर। बेटा वही क्वेश्चन फिर से आ गया, बताइए इसमें कोई समस्या है किसी को। ये वेव नंबर है, ये 1/λ है। अगर आप 100/25 करोगे तो कितना आता है, मुझे तो इतना बता दो तो आंसर आ जाएगा, 4 आता है। अब 4 कितने ऑप्शन में दिया है सर, सर कहीं नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी दिया, तो आंसर क्या होगा, डी। और अगर आपको समय बर्बाद करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। ये माइक्रोमीटर में दिया है तो आप लिखोगे 1/2.5 इंटू 10⁻⁻6 रहेगा। इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻6 रहेगा, और ये 1/2.5 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻7 और 0.25 आएगा। इसको 7 है, आप इसको सेंटीमीटर में लेके जाओगे और बड़ा यूनिट होता चला जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला हो जाएगा। तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, और बाकी पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर पूरा सॉल्व किया गया है, ये आप इसको सेंटीमीटर में लिखा आपने, ये कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये हो गया हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2.5 हो गया। इससे एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे 25, ये हमारा 4 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा आंसर, 4000 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी बन गया। यहाँ पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ रेंज, इतना दे दिया। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है। अपन से फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेलोसिटी है, ठीक है। अपन यहाँ पे मेगा हर्ट्ज में दिया है, ठीक है, तो है मेगा हर्ट्ज में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अपन को वेवलेंथ दिया गया है कितना, 7600 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम में है 10⁻⁻10 मीटर रहेगा। यहाँ से अपन सबसे पहले इन जीरो को सॉल्व करते, 3 इंटू 10⁸ रहेगा, ये 76 कर दीजिए, दो यहाँ से आपके कैंसिल होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये कम कर दीजिए, आप 6 कर दीजिए यहाँ पर, और 10⁻⁻10 ही रहने दीजिए। तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, और डिवाइडेड कितना रहेगा 76 रहेगा यहाँ पर पूरा आपका। यहाँ से आप जाओगे तो 3 इंटू 10⁻16 रहेगा, और यहाँ पर रहेगा 76। 3 डिवाइडेड बाय 76 को आपको सॉल्व करना है, यही आपको आंसर देगा, यहीं से आंसर मिलेगा आपका, बस केवल। अगर आप इसको ये मान लो 3 दिया गया है और इसको आप 8 मान के करते हो, अप्रोक्स पहुंचना चाहते हो, तो आप जानते हो भाई 8 जो होता है 8 3 24 होता है, तो मेरे हिसाब से 3 वाला आंसर इसका निकल के आना चाहिए। देखते हैं अपन लोग क्या आंसर है, देखो 3 वाला आंसर है ना इसका। भाई अपन ने पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। और मेगा लिखा हुआ है, हर्ट्ज लिखा है, तो अगर ये 10⁻16 भी है तो कोई समस्या नहीं है इसमें। 10⁻16 है ना, तो ये मेगा हर्ट्ज में 6 तो चला जाता है ना, तो सीधा सीधा आंसर अपन देख सकते हैं, ये आंसर आएगा। ये इन्होंने सेंटीमीटर लेके किया हुआ है। तो भाई अपन को इन क्वेश्चंस में हमेशा, मैंने क्लास के दौरान भी आपसे कहा है कि अगर आप पूरा करने जाओगे तो समय बहुत लगेगा, आप सीधा सीधा करिए, अप्रोक्स तक जाइए, ऑप्शंस बहुत दूर दूर रहते हैं। ये पूरा पूरा हमारा आंसर इन्होंने सेंटीमीटर कन्वर्ट करके किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा सीधा हमारा 10⁻⁻14 मेगाहर्ट्ज आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड रेडिएशन दिया गया है 8 माइक्रोमीटर है, व्हाट इज द वेव नंबर। वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं भाई। वेव नंबर है 1/, आपका यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, तो आपको एक चीज बस सॉल्व कर लेना है 1/8। 1/8 को अगर सॉल्व करते हो तो कितना आता है, देखिए कितना आएगा, बताइए मुझे।
यहाँ 1/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, इंफ्रारेड का वेवलेंथ दिया गया है, ठीक है, और वेव नंबर पूछा है। तो पहले अगर आपसे वेव नंबर पूछा है तो आप 1 यहाँ पे लिखेंगे कितना, 8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 8 आएगा। आप जानते हो अच्छे से, यहां से डिवाइड करोगे 8 को, 8 से डिवाइड करोगे, इसको अगर अपन 4 से ही डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2500 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसमें कोई आंसर सही है कि नहीं, मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसमें 1/8 के अकॉर्डिंग तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, देखिए आप 1/8 के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, ठीक है। ये आपका 1/8 डिवाइड करना है, 1/8 डिवाइडेड बाय, अगर हम 10,000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यही हमारा आंसर है। सिंपली तरीके से डिवाइड कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25,100 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1250 आएगा। ये आंसर होगा बेटा इसमें, ठीक है। ये आंसर निकाला था आप लोगों ने, नहीं निकाला, ठीक है। ये आंसर निकाला था कि नहीं निकाला था बताइए, ठीक है, बताइए ये निकाला कि नहीं निकाला भाई आपने। 1/8 का आंसर था, ऑप्शन में नहीं था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जिसका हो सकता है कुछ बच्चे इसमें फंसे रहे हो, तो 1/8 ही निकालना था आपको, क्या निकालना था, केवल 1/8 निकालना था आपको, ओनली 1/8 को सॉल्व करना था, 1 डिवाइडेड बाय आपको 8 करना था, तो 0.125 आएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस आपको एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ किसी ना किसी ऑप्शन में आपको कितना रखना पड़ेगा, 1250 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, कैलकुलेट द रेंज इन वेवलेंथ इन नैनोमीटर दैट करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ट्रांजिशन। हमको एनर्जी दी गई है 2.5, ठीक है। आप इसको क्या निकालना है अपन को भाई, इन्होंने पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछा है। चलो देखते हैं, अपन करते हैं सॉल्व। E इज इक्वल टू hc/λ, फिर वही कॉन्सेप्ट है, आपको ये 2.5 दिया है यहाँ पर उन्होंने, h 6.6 है, ये हमारा 3 है, वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू आएगा 6.6 इंटू 3 और 2.5, ये सॉल्व करना है। तो आपको सीधा सीधा सॉल्व जो करना है 66 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 को करना है, ठीक है। ये अगर अपन मान लें 3 1 जा 3, 3 8 जा मान लो इसको, चलो 66 डिवाइडेड बाय 8 करोगे अगर, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये हमारा 30 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, 4 8 जा 32 होता है। तो मेरे हिसाब से जो अब यहां समस्या है, लेकिन आपका ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब हमें 66 जो है उसको परफेक्टली डिवाइड करना है। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे हम 8 जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब परफेक्ट हमारा 8 नहीं होगा, कुछ उससे कम रहेगा, तो आंसर हमारा ये होगा, ये आंसर अपना होगा। देखते हैं अपन क्या होता है भाई, ये आंसर इसमें आपका ये दिया गया है, देखते हैं भाई 496 से थोड़ा चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर E इज इक्वल टू है अपना hc/λ है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू जो है हमारी कितनी दी गई है, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 4, यहाँ पे जो है ना एनर्जी की वैल्यू 4 रख के सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए भाई एक बार, 2.5, हमने शायद 2.5 नहीं रखा था क्या, E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये 2.5 ही तो है, आपको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। यहां से आएगा सीधा 66 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको क्वेश्चन के लिए, बस इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। इसको ही सॉल्व आपको करना है और कुछ नहीं करना है। इनमें अपन को यूनिट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है ज्यादा, क्योंकि यूनिट सभी जगह नैनोमीटर दी गई है आपको, तो उसको बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें जो आंसर होगा मैं कर देता हूं कैलकुलेशन पूरा यहां से, ये आंसर बेटा हमारा यही होने वाला है इसका, ये आपका आंसर जो आएगा 792 नैनोमीटर आएगा, और 792 नैनोमीटर जो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी आंसर सही है इसका, ठीक है। इसका बी आंसर सही है। यहाँ पर 6.6 इंटू 3 है, ये आपका यहाँ पे 4 है, ये जो 4 रखा है इन्होंने गलत रखा है, यहाँ पे बेटा अपन को 2.5 रखना है,
ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर। जो आंसर है अपना वो कितना आने वाला है, 2 क्वेश्चन में आपको मैंने करेक्शन कराया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 800 वाला सही माना जाएगा। 800 आपका 792 आ रहा है, 792 हमारा नैनोमीटर आ रहा है, तो उसके पास हमारा ये है, तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। इसका बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट माना जाएगा। न्यूमेरिकल को कभी भी पूरा मत करना, केवल यूनिट्स पे चलना। फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस दिए थे भाई कि आप लोगों का थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो है ना प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, यूनिट को सॉल्व मत करो, क्योंकि देखिए यूनिट आपकी सभी वही दी है। हाँ, यूनिट अलग अलग होती तो भाई करिए, अब यूनिट तो वही दी है ना, तो परेशानी क्यों होना अपन को। यहाँ पे पूछा है एनर्जी करना है कैलकुलेट, क्या क्या दिया है इन्होंने अपन को भाई, एनर्जी दिया है, फोटोन का वेवलेंथ दिया गया है, मतलब वही फार्मूला लगना है आपका hc/λ। एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये 6.6 है, ये 3 है, वेवलेंथ कितना दिया है बेटा, 3 दिया है, क्लास कर दो। आंसर ये सामने लिखा है आपके, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा, सी ऑप्शन। आपको कुछ नहीं करना है, इतना समय लगाना ही नहीं है अपन को न्यूमेरिकल में, समझ गए आप। तो भाई ये आपको पूरा इतना सब सॉल्व करने का समय है कहाँ मिलता है, जीपैड में पेन पेपर तो देते नहीं है, कहां से करोगे भाई, इतना करना ही नहीं है हमारे लिए। हमने बोला ना, आपको पहले भी कहा है, यूनिट के कन्वर्जन में हमें नहीं होना है परेशान, हमारे लिए तो केवल वैल्यू को सॉल्व कर दो, कितना आंसर आ रहा है उतने में ही हमारा काम हो जाता है बस। इसमें देखिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर आ गया आपका। फाइंड आउट द आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये थोड़ा सा नया था, मैंने फार्मूला आपको बताया नहीं था। ये सी अपॉन यहाँ पे क्या रहता है, ये वाला हमारा फार्मूला रहेगा। इसमें इन्होंने दिया है फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर आप द सॉल्यूशन विच इज लाइट इज पासिंग अ वेलोसिटी, आप ये दिया है आपको 2.8 दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है इन्होंने अपन से, ठीक है। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉल्यूशन विच लाइट इज पासिंग अ वेलोसिटी ऑफ द 2.0, ठीक है। ये आपको दिया गया है, इस वेलोसिटी से लाइट पास हो रही है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें पता है सीधा सीधा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आपके, नहीं जानते, जो सीधा रहता है स्पीड ऑफ जो लाइट रहती है और जो स्पीड हमको दी गई है उनका रेशो होता है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना दिया है उन्होंने अपन को, 2 दिया है, तो आंसर कितना होगा 1.5 हो जाएगा, सीधा सीधा 1.5 होगा। इसमें आपका सीधा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 मीडियम में जो स्पीड है और जो सेकंड मीडियम में स्पीड है, ये वाला फार्मूला आपको लगना है यहाँ पर, ठीक है। जो 1 मीडियम में स्पीड है और जो सेकंड मीडियम में स्पीड है, रेशो से चलोगे तो हो जाएगा। कई बार हम जब करते थे तैयारी, तो भाई मैं न्यूमेरिकल को ऐसे कर लेता था, दिमाग लगाता था कि भाई डिवाइड करके देखो, ये 2 दिया है, ये 3 को 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा 1.5, 2 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा भाई, ये 0.66 आएगा कुछ। तो देखो इसमें तो है ही नहीं ना, तो आंसर क्या बचा, बी आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये लॉजिक बेस्ड आपको चलना था, इसमें बी ऑप्शन अपना एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लाइन फ्रीक्वेंसी, और ये दिया है, फिर वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे भाई, अब यहाँ पे वेव नंबर कैलकुलेट करना है आपको, ये दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, कैसे करेंगे कैलकुलेट बताइए। इसके लिए भी हमें पूरा इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा भाई। यहां से आपको क्या दिया गया है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो पहले फ्रीक्वेंसी को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, सी अपॉन लेमडा है, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू होती है ये, इसको रख दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, यहां से वेव नंबर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, सीधा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आपका सी रहेगा। वेव नंबर आपको कितना दिया गया है इन्होंने, वेव नंबर तो निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी है हमारी 4 है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 रखना है, ये 3 रखना है, यहाँ पे आएगा 1.6 के समथिंग आंसर होने वाला है इसमें नहीं है, नहीं है ऑप्शंस में भाई, क्या करोगे अब, ठीक है। यहाँ सीधा सीधा डिवाइडेशन करना था हमें, फिर से मैं इसको एक बार पूरा अपन लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ये है कि फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है अपन को, यहाँ से इन्होंने 4 इंटू 10⁻14 दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अपन से पूछा क्या है इन्होंने, वेव नंबर पूछा है। अब ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। आप ये बच्चे अच्छे से जानते हो 1 अपॉन लेमडा क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू आपका वेव नंबर हो गया। तो वेव नंबर इज इक्वल टू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है।
अब आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 होती है, और यहाँ पे हमें जो दिया गया है फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो अगर आप 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, तो इसको आपको 30 मानना पड़ेगा। तो यहां पर आपका 0.7, ठीक है, ये 0.7 हो जाएगा, 75 है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है भाई। इसमें भी मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हैं अपन। इसमें भी भाई ये है ना, यहाँ पर क्या किया है, वेव नंबर V अपॉन सी कहा गया। ये फार्मूला कैसे निकला हुआ है, देखिए ये फार्मूला है हमारा, E इज इक्वल टू अपना एच म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू अपन को पता है सी अपॉन लेमडा होता है, और म्यू इज इक्वल टू आपका सी अपॉन 1 अपॉन लेमडा। तो म्यू इज इक्वल टू आएगा सी इंटू वेव नंबर आएगा बेटा। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड, हाँ बेटा सही, वहां पे मैं उल्टा डिवाइड कर रहा था और कुछ नहीं था। यहाँ पे अपन उल्टा डिवाइड कर रहे थे, 4/3 करना था, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अपन को फ्रीक्वेंसी में जो है ना डिवाइड करना था, तो 4 में उल्टा डिवाइड कर रहे थे अपन लोग, 3 to 4 कर रहे थे, तो आंसर हमारा यही आएगा 1.33। इसमें भी कुछ नहीं करना था। यहाँ पर अपन लोग ने क्या किया था, अपन ने फार्मूला तो सही लिखा था, वेव नंबर इज इक्वल टू सी, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे अपन वेव नंबर का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्या कर रहे थे अपन, सी। तो मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर 3 लिख रहा था, ये 4 लिख रहा था, इसलिए गलत हो रहा था। यहाँ पे अपना 4/3 लिखना था भाई, तो सीधा सीधा 1.33 हमारा आंसर था। बी आंसर इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, इसको आपको सेंड, ये तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 6 आपका 1000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस आप 8 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताइए। यहां से हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। यहां पर है क्या, नहीं है, ये है बिल्कुल ए ऑप्शन में है। ये तो कभी हो नहीं सकता बेटा, ये होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर अपना ए एकदम सही है इसका, ठीक है, ए आंसर अपना इसका एकदम सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा, माइक्रोवेव है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, माइक्रोवेव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट रीड करना है, ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़िए, वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन द अल्ट्रावायलेट। भाई वेवलेंथ माइक्रोवेव का अल्ट्रावायलेट से ग्रेटर होता है क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड इज लेसर देन द अल्ट्रावायलेट, द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड इज मोर देन द अल्ट्रावायलेट, तो ये तो गलत हो गया। द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इज लेसर देन द इंफ्रारेड, द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इज मोर देन द इंफ्रारेड, तो ये भी आपका गलत हो गया सी। द गामा रेस हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, ए और डी सही है बेटा, कहीं दिए हैं, ये दिए हैं, डी ऑप्शन आपका इसका सही है, डी ऑप्शन अपना इसका एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। बेटा पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसमें होता है, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर अपना जो होता है गामा रेस में होता है, ठीक है, गामा रेस में मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होता है, सीधा सीधा हमारा सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। सक्सेसिव मतलब रेगुलर, कोई वेव है हमारा, ये रेगुलर जा रहा है, ये पहला वेव है, ये सेकंड वेव है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज करेक्ट, ठीक है। दे आर द रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट भाई, ठीक है, दे आर द मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज करेक्ट बताना है। दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ये सही है। दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आंसर बताइए। कभी मीडियम लगता है इनके लिए, नहीं लगता भाई, इनके लिए कोई मीडियम लगेगा, ठीक है, ये सही है, इनको वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकते हैं, इन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है, ओनली लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसफर्स भी होती है, आगे बढ़ती है ना ऐसे ही। तो आंसर हमारा इसका सी सही है, एकदम सी अपना एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल रखे तो कुछ सरल भी है। नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन सा पार्ट नहीं है भाई, एक्सरे है, गामा रे है, बीटा रेस नहीं होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। बीटा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है। द नंबर ऑफ वेव पासिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी वेव पास होती है उसको क्या कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत सरल है ये हमारा हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डायप्टर किसका यूनिट होता है, कमेंट में बताओ बेटा, डायप्टर लिखा है तो क्यों लिखा है, डायप्टर जो यूनिट होता है भाई किसका यूनिट होता है, अगर आया है ऑप्शन में तो क्यों आया है, ठीक है, अगर ऑप्शन में आया है तो क्यों आया है बताइए, डायप्टर क्यों आया ऑप्शन में, ठीक है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेस्ट एग्जांपल है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बोथ मिलता ना, अगर बोथ मिलता तो बोथ लगा सकते थे, लेकिन नहीं है ना, दोनों में ही चूज करना है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बेस्ट लिखा है, यहां पर अगर बेस्ट ना जोड़ा होता ना तो हम सी पे चले जाते, लेकिन बेस्ट मतलब जो लिखा है सबसे कॉमनली कौन सा मोड यूज करते हैं, कॉमनली लिखा है बेस्ट का। अगर बेस्ट ना लिखा होता, आपसे पूछते यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका एग्जांपल है, तो हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इमिशन दोनों का है, लेकिन बेस्ट लिखा है, बेस्ट मतलब हम जिसका ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं, तो हम एब्जॉर्प्शन मोड का ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है, हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर मैं यहां से बेस्ट को हटा देता हूं तो फिर हमारा आंसर ये होगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। बेस्ट लिखा है इसलिए एब्जॉर्प्शन आंसर दिया गया है। इसके बाद यहां लिखा है बियर लैम्बर्ट्स लॉ होता है भाई कहीं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है, एब्जॉर्बेंस रहता है, मोलर एब्जॉर्बिटी रहता है, कंसंट्रेशन इनटू लेंथ रहता है। अब देखते हैं अपन लोग क्या इन्होंने बोला है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इन कंसंट्रेशन। बियर लैम्बर्ट्स लॉ रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का नहीं देता बेटा, ये जो ट्रांसफर्ड वेव रहते हैं, ट्रांसमिशंस रहता है उसको बताता है, स्कैटर्ड का भी नहीं बताता बेटा, ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन कंसंट्रेशन ये सही हो सकता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन रिफ्लेक्टेड ये भी नहीं होगा। सीधा सीधा हमारा आर इसमें केवल सही है, और ऐसा ऑप्शन भी दिया है किस्मत से अपन को भाई, अपना आर दिया हुआ है, तो आंसर और अपना एकदम सही है, इसका आंसर अपना सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजुअल रेडिएशन हुज वेवलेंथ इन्होंने दिया है 400 टू 800 नैनोमीटर में, इसको क्या कहेंगे बताइए। अगर अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा करेंगे तो ये होगा 200 टू 400 भाई, ठीक है। आईआर की बात करोगे तो 2 पॉइंट, ये रेंज पूछे आपसे इसमें और कुछ नहीं है। एनएमआर की बात करते हो, रेडियो वेव्स यूज करते हैं हम, विजिबल का हमारा होता है 400 टू 800 नैनोमीटर, तो भाई आंसर क्या होगा, डी आंसर अपना एकदम सही होगा। न्यूमेरिकल को अगर छोड़ देना, न्यूमेरिकल के लिए मैं हमें भाई कहूंगा, न्यूमेरिकल के लिए आपको केवल डिजिट वैल्यू सॉल्व करना है, यूनिट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, यूनिट मत करो सॉल्व, आप केवल डिजिट वैल्यू सॉल्व करो, आपको आंसर आपके सामने आएगा, बस डिजिट वैल्यू सॉल्व करना है, यूनिट मत करो सॉल्व, यूनिट करने में दिक्कत होती है बच्चों को, मत करो, आप केवल डिजिट वैल्यू सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, देखो नॉट ट्रू लिखा है, मतलब आपको क्या बताना है, नॉट ट्रू का मतलब बताना है फॉल्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको फॉल्स बताना है। इसमें ट्रांसमिशन होता है, देखते हैं, स्कैटरिंग केप्ट मिनिमम, ये सही बात है, कम होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन मैक्सिमम, भाई नहीं होना चाहिए रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसमें लीविंग द सब्सटेंस इंडिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये तो सही है हमारा, ये सही है, स्कैटरिंग कम होना चाहिए, ये रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको नॉट ट्रू फॉल्स बताना था, हमारा फॉल्स जो है वो आपका सी ऑप्शन फॉल्स है। रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा फिर भाई, रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, यहां पे लिखा हुआ है लैम्डा मैक्स निकालते हैं अपन किसी कंपाउंड का तो कौन से लॉ का यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा मैक्स निकालना है किसी कंपाउंड का, आप कहोगे सर बीएल लैम्बर्ट्स लॉ का, बीएल लैम्बर्ट लॉ जो होता है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन और लेंथ का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, तो यहां तो बीयर अलग भाग रहा है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन वाला है, लैम्बर्ट अलग भाग रहा है, यहाँ पे लैम्बर्ट्स यहां जा रहा है, ये लेंथ पर है, और बीएल लैम्बर्ट्स तो दिया नहीं। वुडवर्ड-फिशर रूल से हम थ्योरेटिकली क्या कर सकते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, सी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग कलोरीमीटर्स एंड स्पेक्ट्रोमीटर व्हिच इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी इज मोर, पढ़ाया है भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है, दोनों में से कलोरीमीटर ठीक है, इन नैरो रेंज में काम करता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर हैव सेम तो नहीं रखते, बोथ आर नॉट एक्यूरेट, इसमें हमारा बी आंसर सही होगा। अच्छा कौन सा होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये रेंज पूछा है भैया इंडिगो कलर का, ठीक है, अपन ने ये तो पढ़ा होगा VIB G/OR, ये हमें पता है कि 400 से कितना होता है
800 नैनोमीटर तक होता है। यहाँ पे वॉयलेट इंडिगो का पूछा है, कितना आंसर लगाओगे आप? ठीक है, बताइए इसमें क्या जाओगे? ये तो जा नहीं सकते भाई मेरे हिसाब से, यहां जाना मतलब अपने आप को गलत कराना है। अब आपसे वॉयलेट का पूछा है, वॉयलेट का पूछा है आपसे, ठीक है। इंडिगो का ये होगा भाई, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही तो होगा ना, वॉयलेट इंडिगो थोड़ा ज्यादा होगा ना। आपको याद करना ही नहीं था इसमें, आप सोचोगे नहीं सर हमें कलर के रेंज भी याद करना पड़ेंगे। बेटा कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तब भी मैंने बताया कि सॉल्व हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी सॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन। देखो यहां ध्यान से पढ़ लेना, यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहे हैं वो। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा, विजिबल का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो रेंज आपको यूवी की ही चूज करना है, 200 टू 400। हमारा सीधा सीधा यूवी यूवी चल रहा है, तो यूवी पर ही ध्यान देना है हमें, और किसी पे नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का एग्जांपल पूछा है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, बेसिकली हमारा ये दिया गया है, ठीक है, फ्लैम फोटोमेट्री है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका कलरीमेट्री है, मतलब ये हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है, एटॉमिक है, ठीक है। ये एटम का है बेटा, ये एटम का होता है, ये एटम का होता है, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब आपसे स्पेक्ट्रा पूछ रहा है कि भाई कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनेगा, वो भी मॉलिक्यूल का बनेगा। तो भाई मॉलिक्यूल का बनाना है तो यूवी विजुअल ही तो करोगे ना, तो भाई मॉलिक्यूल का बनेगा, तो आपका सीएस में कॉमन सेंस से आंसर आपको देना था, ठीक है। फ्लैम फोटोमेट्री जो है, यहां पर देखिए एटम लिखा है, दो में एटम लिखा है, आप जानते हो। मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन है और O2 है, तो O2 हमारा क्या है भाई, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एटम है, ठीक है। अगर आपको भाई एटम का काम करना होगा तो एटम वालों को पकड़ोगे। अब फ्लैम फोटोमेट्री इमिशन में आता है, अब हमारा ये यूवी विजिबल लिखा है यहाँ पर विजिबल, तो सीधा सीधा आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल बता दो भाई, कौन सी होती है। देखते हैं, फ्लेम है भैया, आगे चलती है भैया, निकलता है बाहर। एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। फ्लोरीमेट्री इमिशन में होता है। एब्जॉर्प्शन साहब यूवी स्पेक्ट्रा, यही तो है एब्जॉर्प्शन वाला, तो आंसर क्या रहेगा, डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रा ड्यू टू। बताइए आईआर अगर हम बात करते हैं, ये कोई हमारा बॉन्ड है, ये हमारे बॉन्ड है, इन पर आईआर ने टक्कर मारी है, आईआर इन पर स्ट्राइक हुआ है, तो बेचारे बॉन्ड जो है ना वो कांपने लग जाते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं, कांपने लग जाते हैं। जब गाड़ी निकलती है ना ब्रेकर से, तो साका ऊपर नीचे होता है। ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हम वेव नंबर के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां होता है साहब, यूवी विजिबल की बात है। रोटेशनल ट्रांजिशन हमारे आईआर में होता है, ठीक है। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमारे आईआर में होता है। लेकिन आईआर जो फेमस है ना, वो क्यों फेमस है, वो अपने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का वेव नंबर जो देता है उससे फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा, ठीक है, डी आंसर सही होगा। न्यूक्लियाई का स्पिन एनएमआर में होता है। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन में आपको ए एंड डी डाल दिया जाए तो फिर बेस्ट आंसर ये होगा, ए एंड डी, ठीक है। अगर डाल देंगे तो होगा। और अगर रोटेशनल वाइब्रेशन दोनों में चूज करना पड़ जाए तो हम वाइब्रेशन पे जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से हमें मिलता है फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेड शिफ्ट पूछा है शायद, ठीक है। विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रेड, देन विच ऑफ द कलर, ये रेड शिफ्ट नहीं है, ये रेड कलर का पूछा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रेड, विच ऑफ द कलर फिल्टर इज प्रेफर्ड, हम कौन सा कलर फिल्टर यूज करेंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन रेड है तो हम कौन सा कलर फिल्टर, हम ब्लू करेंगे यूज, ये देखो ये रहता है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। जनरली रेड के लिए हम ब्लू कलर का फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। ग्रीन के लिए हम पर्पल का यूज करते हैं, ब्लू के लिए हम येलो का यूज करते हैं, येलो के लिए हम ब्लू ग्रीन यूज करते हैं। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। रेड कलर बस का याद कर लो, रेड के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लू यूज करते हैं। रेड के लिए किसको यूज करते हो, ब्लू के लिए यूज करते हो, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैथोक्रोमिक भैया, बैथोक्रोमिक है, बाथिंग करते हो, बाथिंग करते हो तो रेड कलर की क्या रहती है, लाइफ बॉय आती है भैया, तो रेड शिफ्ट कहेंगे बैथोक्रोमिक को। है इसमें ऑप्शन, ये दिया है सर, रेड शिफ्ट। बैथोक्रोमिक क्या होती है, रेड शिफ्ट होती है, इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और जो हमारा हिप्सोक्रोमिक होता है उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है। आपके एब्जॉर्बेंस की ऊंचाई बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक कहलाता है, ठीक है।
ये यूवी के क्वेश्चन है, अपन उस टाइम पढ़ेंगे। ये कोई क्वेश्चन आया है, अपन ने पढ़ा नहीं है भाई, हम तो पढ़ाई नहीं करते अपन लोग, ठीक है। अपन को थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। टू सबस्टेंस हैव द सेम एब्जॉर्बेंस, ठीक है। सेम टेम्परेचर वाले को क्या बोलोगे? आइसोथर्मल। सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाले को क्या बोलोगे? आइसोइलेक्ट्रिक, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोक्रिटिक, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है। आइसो आपका बेस्टिक, आइसोबेस्टिक जो होता है अपना, ये एब्जॉर्बेंस वाला, BSOR लिखा है ना जो, ये बता रहा है, तो आइसोबेस्टिक रहेगा। अगर आपको नहीं पता था कि सर हमने पढ़ा नहीं था, तो बेटा ये दोनों तो आप लगा नहीं सकते थे, ये लगा नहीं सकते। आइसोक्रिटिक ये कंसंट्रेशन वाला हो जाता है, तो बचा क्या इसमें? आइसोबेस्टिक ही तो बचा था भाई, ठीक है। बेस्टिस का मतलब एब्जॉर्प्शन ही तो होता है। मास स्पेक्ट्रा में क्या रहता है भैया? मास स्पेक्ट्रा में क्या रहता है? मास स्पेक्ट्रा में कोई आयन माइन बनते हैं, पॉजिटिव आयन आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन बनते हैं ना, तो भाई पॉजिटिव आयंस का ही तो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा एक सैंपल रहता है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाता है, फिर इससे उसके और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन का ही तो खेल होता है हमारे किसमें? मास में, केटायन का। तो सीधा पॉजिटिव आयन का बनता है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये पढ़ा हुआ है, यूबी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। फॉरबिडन पीक या फॉरबिडन बैंड जो है, उसको कहते हैं किसको है? फॉरबिडन ट्रांजिशन सुन लेना पहले, सिग्मा टू पाई स्टार फॉरबिडन ट्रांजिशन, पाई टू सिग्मा स्टार फॉरबिडन ट्रांजिशन। इन्हीं ट्रांजिशनों से बनता है एक बैंड। तो फॉरबिडन बैंड पूछ रहे हैं, तो वो हमारा आर बैंड होता है, ठीक है। फॉरबिडन बैंड क्या होता है? आर बैंड होता है, ठीक है। अब अगर इसमें ट्रांजिशन का ऑप्शन होता तो है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, आर आंसर लगाओगे आप, ठीक है। इसकी जो ईमैक्स की वैल्यू होती है वो 100 से कम होती है, ठीक है। ये कोई हमारे OH है, आपका OR-NH2 है, ये इनको कहा, जैसे बेंजीन है हमारा, बेंजीन जो है ये एब्जॉर्प्शन करता है, इसको अपन क्रोमोफोर बोलते हैं। इसमें आपने NH2 लगा दिया और वैल्यू बढ़ जाती है अच्छी, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? ऑक्सोक्रोम, ठीक है, जो हो गया ऑक्सोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, यूवी स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट, आप बताइए यूवी स्पेक्ट्रा क्यों बनता है? भाई यूवी के एब्जॉर्प्शन से ही तो बनता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड रिमिशन ऑफ द यूवी, एब्जॉर्ब, देखो ये तो होगा नहीं, इमिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेस, यही बनता है हमारा। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वेवलेंथ रहता है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इसमें आपका सीधा सीधा हमारा सी आंसर एकदम सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, अब लॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ किसी का बड़ा है, तो वेवलेंथ है आपका, एनर्जी है, ये हमारा वेव नंबर है, ये सब वेवलेंथ से कैसे चलते हैं? इनवर्सली। अगर किसी का वेवलेंथ हाई है, वेवलेंथ हाई है भाई, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी, ये सही है हमारा एकदम, ठीक है। ग्रेटर एनर्जी गलत है, नो चेंज गलत है, नन ऑफ द गलत है, सीधा सीधा ए आंसर एकदम लड्डू क्वेश्चन था। क्या था? एकदम लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रा इज यूज्ड टू, बताइए। मास स्पेक्ट्रा हमें बताता है मॉलिक्यूलर वेट के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को बताता है भाई। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट, ए ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को इल्यूस्ट्रेट करता है, बिल्कुल सही करता है भाई। मॉलिक्यूलर वेट से हम स्ट्रक्चर को रेट कर सकते हैं। इंप्योरिटीज को डिटेक्ट करता है, कर सकता है। ऑल आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल हो जाएगा। देखो हम अगर मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि 90 आना चाहिए, हमारा नहीं आ रहा 90, 88 आ रहा, मतलब कुछ इंप्योरिटीज है हमारी, तो उसको भी बता सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चन का? ऑल आंसर आएगा, ऑल आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआर किसको बताता है भाई? आईआर क्या बताता है? आईआर किसका इंफॉर्मेशन देता है? आईआर भाई हमको फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन दे देता है, फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन देगा, ये अपना एकदम सही है। जैसे मान लो सबसे फेमस जो है कि OH अगर रहता है तो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर आता है। कार्बोनाइल रहता है अगर, हमको 1700 सेंटीमीटर इनवर्स मिलता है। ये कुछ फेमस है, तो इनके बेस पे हम भाई क्या निकालते हैं? फंक्शनल ग्रुप का इंफॉर्मेशन। आईआर हमको फंक्शनल ग्रुप देता है, ठीक है। आईआर का पड़ोसी जो है यूवी विजिबल, यूवी विजिबल हमको क्या देता है भाई? ये पढ़ना है अच्छे से। यूवी विजिबल क्या है देता है हमको? यूवी विजिबल में हमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिलती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलती है, हमें इनसे किनकी इंफॉर्मेशन मिलती है? जिनमें क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं उनका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। जिनमें क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, उनका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का।
अगर कार्बन एटम का, तो भाई देखो कार्बन का इंफॉर्मेशन अगर दे रहा है कोई कि CH3 या CH2 है तो वो हमको NMR देगा, ठीक है। क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट लगाओ ना क्लोराइड का, तो क्लोराइड का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होता है अपना IR होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अपन को पढ़ना है, बहुत मेहनत का क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्या होता है, हमारी मेहनत ज्यादा लगती है, देखो पढ़ना पड़ेगा एक एक। एब्जॉर्बेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस वेयर एब्जॉर्बिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो भाई आपका जो मोलर एब्जॉर्बिटी होती है वो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, तो ये सही हो सकता है, बी तो एकदम गलत है। एब्जॉर्बेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, और एब्जॉर्बिटी इज द आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बिटी ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोथ। तो इसका आंसर क्या होगा भाई बताइए, इसका आंसर जो होगा हमारा ए होगा। एब्जॉर्बेंस बदलता रहता है भाई, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, आप 2 का करोगे ज्यादा, 4 का करोगे और ज्यादा, लेकिन जो मोलर एब्जॉर्बिटी है वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो। तो सीधा सीधा आंसर हमारा ए सही है, इसका ए आंसर अपना एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, फिर आ गया करेक्ट स्टेटमेंट। अब पढ़िए भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर रिक्वायर लेस टाइम मोर अमाउंट ऑफ सैंपल देन द क्लासिकल मेथड। भाई ये तो उल्टा लिखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यार अच्छा काम करती है, कम सैंपल लगता है, तो यहाँ पे क्या बताना, करेक्ट बताना है, तो गलत है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर अमाउंट ऑफ सैंपल देन द क्लासिकल मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेस टाइम लिखा है, एंड मोर अमाउंट ऑफ सैंपल, मोर अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं लगता, समय तो कम लगता है, सैंपल भी कम लगता है, यहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो गया। स्पेक्ट्रो मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर अमाउंट बिल्कुल गलत है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स रिक्वायर लेस टाइम एंड लेस अमाउंट ऑफ सैंपल, भाई माइक्रोग्राम में चल रहे हैं यार, ये ज्यादा थोड़ी लग रहा है इनमें, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को रिक्वायर मोर टाइम, ये गलत है। सी आंसर अपना एकदम सही, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आपको पढ़ना ध्यान से था, ठीक है। ये आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ द स्पिन चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेवल इन अ माइक्रो। भाई हमने स्टार्टिंग में बताया कि जब ESR जो होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, इसमें माइक्रोवेव का यूज होता है। NMR में हमारा क्या होता है, रेडियो वेव्स का। यूवी विजुअल में हमारा ये यूवी, IR में IR, इसमें क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। IR में वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, ठीक है। NMR में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारा न्यूक्लियाई का स्पिन चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर है तो वो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। ESR में इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होता है। और मास में, मास जो पढ़ोगे ना, मास में किसका चेंज होता है बेटा, मास में जो चेंज होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। 49 उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड किससे डिटरमाइन करते हैं। देखो NMR से क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, हमको NMR से प्रोटॉन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि CH3 फॉर्म में है, CH2 है या OH है। हमें इससे कार्बन का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि CH3 या CH2 फॉर्म में है, ठीक है। मास से हमको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है, ठीक है। ESR से इलेक्ट्रॉन का स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, माइक्रोवेव। UV से हमको अनसैचुरेशन का इंफॉर्मेशन, IR से हमको फंक्शनल ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो ये 4 मेथड है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। NMR में क्या होता है, न्यूक्लियाई का स्पिन चेंज होता है। मास में फ्रेगमेंटेशन होता है, कैटायन बनते हैं इसमें। ESR में इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होता है, माइक्रोवेव यूज करते हैं। UV में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो देखो ये क्वेश्चंस आपके जनरल थे, बस इसमें एक चीज आपकी लेंथी थी, वो थे न्यूमेरिकल, और वो जानबूझ के रखे गए थे, उसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है कि सर इतने सारे न्यूमेरिकल थे, हम कहाँ चले जाएं, क्या करें, कहीं चले जाएं क्या हम, नहीं भाई आप कहीं मत जाइए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आपको भाई करना है न्यूमेरिकल सॉल्व, तो सबसे पहले ऑप्शन की यूनिट देख लिया करो। अगर पूरे ऑप्शन में यूनिट सेम चल रही है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जो इक्वेशन है हमारा HC अपॉन लैम्डा है, या E इज इक्वल टू एच म्यू है, या हमारा E इज इक्वल टू HC वेव नंबर है, या हमारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा है, या वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इतने इक्वेशन है ना हमारे, इनको आपको केवल डिजिट वैल्यू सॉल्व कर लेना और कुछ मत करना। और एक चीज बस आप याद कर लो, प्लांक कांस्टेंट 6.6, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि भाई आपका वेव नंबर है 50, वेव नंबर 50 है, आपका वेव नंबर 50 है, और उसने पूछा है
कि आप उसका बताइए कि वेव नंबर अगर आपका 50 है तो वेवलेंथ कितना होगा, तो 1/5 ही तो होगा, मतलब आपका 0.2, मतलब 2 तो आएगा ही ना। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इनको लेके आपको जितना आज अपन ने पढ़ लिया न्यूमेरिकल ना, इससे कोई कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएगा जीपेट में। मतलब ये है टॉप लेवल, मतलब जो पीक लेवल है, आपको तो बिल्कुल सिंपल आएगा कि वेव नंबर का और आपका वेवलेंथ का आ जाए। हमने तो आपको हर टाइप के रखे क्वेश्चंस, ठीक है, और उनको अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यूनिट का कन्वर्जन करके करना, नहीं बनाना है आप केवल इन इक्वेशंस की डिजिट सॉल्व कर दो, आंसर आएगा ही, 101% आएगा। आप डिजिट सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। और आपका जो जीपैट है टाइम बाउंडेड सेक्शन है, उसमें आपका बात पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर स्पीड आप लाइव 3 रहेगी तो दूसरी चीज भी 3 दी जाएगी, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी रहे, आप उसको बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सको, ठीक है। और इन क्वेश्चन जितने भी थे इसमें एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कॉम्प्लेक्स हो। आप उनको केवल, हम बार बार बोलते हैं यूनिट सॉल्व मत करो, आप केवल डिजिट सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं भाई, डिजिट सॉल्व करने पे आंसर आएगा कि नहीं सर हम तो यूनिट करेंगे सॉल्व। बेटा यूनिट सॉल्व करोगे टाइम लग जाएगा, हमें यूनिट सॉल्व करने के लिए मजबूर करा ही नहीं जा रहा है ना, हमारे लिए लिखना तो नहीं है ना आंसर कि 400 कि 4 होगा कि 4000, हमें तो ऑप्शन लगाना ना। ऑप्शन में वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शंस आपके नियर रहेंगे बेटा, किस्मत हमारी खराब रहेगी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो है ना क्वेश्चंस हैं ज्यादातर आएंगे जो यूनिट्स आपकी दूर दूर तक नहीं रहेगा, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आपके डिजिट भी दूर दूर रहेंगे, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं भाई, इन क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस किया, आप इस चीज को जरूर अप्लाई करें अपनी स्टडी में। न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, न्यूमेरिकल्स को लेके बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो मैं उन न्यूमेरिकल्स के लिए ही आपको स्पेशली, कोई परेशानी नहीं है, रेगुलरली वो न्यूमेरिकल्स इसीलिए दिए गए थे आपको कि भाई आज आप क्या है मुसीबत से गुजर जाओ, आज आप मुसीबत से गुजर जाओ भाई, तो आज से ज्यादा कठिन कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा नहीं अब आपके एनालिसिस में, ठीक है। एनालिसिस में इस समय को बस निकाल लो आप, इनसे कठिन कोई नहीं मिलेगा। देखो जितने न्यूमेरिकल्स थे सब सीरियल मैनर में रखे गए, आपको एकदम बाउंसर मारी गई, ठीक है, क्या मारी गई, एकदम से बाउंसर लगाई गई। उन बाउंसरों को हमें क्या करना था, हमारी टेक्निक से करना था, बिल्कुल अपन को शॉर्ट मेथड जैसे चलते ना, जो मैथ्स करते ना, जो जनरल स्टडी वगैरह करते हैं, जनरल नॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो मैथ्स करते हैं तो वो पूरी मेथड थोड़ी फॉलो करते बेटा, वो शॉर्ट की अपनाते हैं, शॉर्ट की से वो सॉल्व करते हैं। तो वही हमें करना है, हमें पूरी मेथड पे नहीं जाना। ये एनर्जी कैलकुलेशन था, दिया वेवलेंथ था, अपन को यहां देखना था, यहां पे आपको एक इक्वेशन लिखना था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, आपसे एनर्जी का कैलकुलेशन था, आपको यहाँ पे ये 6.6, ये 3, वेवलेंथ कितना दिया था इन्होंने, अपन को 4 दिया था, इससे आपको सॉल्व करना था। जो भी आंसर रहेगा वो आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा, भले वो ऑप्शन में हो अथवा ना हो। इतने से सॉल्व ये वाला क्वेश्चन था अपना, ठीक है। इसके बाद चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये 2.5 आपको दिया था, वेव नंबर पूछा था, आपको वेव नंबर पूछा था, 1/2.5 को सॉल्व करना था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 0.4 आपको मिलेगा, मतलब 4 मिलना ही है आपको, ठीक है। जब आपको 4 मिलना ही है तो आपका 4 यहाँ दिया हुआ है और कहीं तो दिया ही नहीं है, तो आपका ये आंसर होना था, ठीक है। इसके बाद जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे वेवलेंथ दिया था, लेंथ दिया है आपका और फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप सभी को पता है, C अपॉन लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये 3 है, और यहाँ कितना दिया है इन्होंने, 76 दिया हुआ है। इसी को आपको केवल सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। आपको यहाँ क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वेवलेंथ रेंज दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता होती है 3 × 10⁸, अगर आप उसको लिखोगे सेंटीमीटर में तो 10 हो जाएगा। यहां से सीधा सीधा आपको सॉल्व करना था, 3 डिवाइडेड बाय आपको सॉल्व करना था, 3 डिवाइडेड बाय 76 करना था। हम तो ये कहते हैं, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि 3 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना था, 8 करना था, 3 डिवाइडेड बाय क्या करना था, 8 सॉल्व करना था। 3 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, अप्रोक्स आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये तो बहुत इजी था, आपको रेडिएशन दिया था यहाँ पे इन्होंने, ये इतना वेवलेंथ उसका वेव नंबर, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था नहीं,
1/8 में आपका 1250 आपको मिलना था, ये आपका आंसर था इसमें, ठीक है। ये था 1/8 से चलना था आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर नैनोमीटर दिया था आपको, एनर्जी यहाँ पे पूछी थी, तो इसको भी मैंने आपको पूरा सॉल्व किया था। E इज इक्वल टू आपको hc अपॉन लैम्डा यहाँ लगाना था। यहाँ पे एनर्जी इन्होंने आपको 2.5 दी गई थी। आपसे क्या पूछ रहे थे, वेवलेंथ पूछा था। ये 6.6 इंटू 3 है, वेवलेंथ आपसे पूछा गया था। यहाँ से वेवलेंथ यहाँ आएगा 6.6 इंटू 3 और आपका 2.5, इसको सॉल्व आपको करना था। तो इसका जो आंसर आ रहा था लगभग 0.792 आता है, जो हमारे 800 के अराउंड आ रहा था। तो आपका आंसर इसमें क्या होना था, बी होना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी यहाँ पे पूछा था इन्होंने, कैलकुलेट द एनर्जी पूछी है और दिया क्या गया है हमारे लिए, वेवलेंथ दिया गया, केवल वेवलेंथ। तो आपका E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा था। यहां से आपको 6.6 रखना था, 3 रखना था, और ये हमारा 3 दिया था, 3 से 3 बेटा कैंसिल है, ये आंसर हमारा था। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। टाइम मतलब जब अगर आप कभी देखेंगे जो आपकी जनरल मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं ना, उन लोग कभी पूरी प्रोसीजर नहीं करते हैं, वो अपन पूरा प्लस माइनस करेंगे, वो सब करेंगे, वो लोग सीधा शॉर्ट से जाते हैं। हमें शॉर्ट से ही करना है न्यूमेरिकल ये वाले। यहाँ क्वेश्चन है आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, रेशो रहता है भाई वन वेलोसिटी का सेकंड वेलोसिटी का। तो यहाँ भाई मुझे नहीं पता फार्मूला, हमें ये पता है कि स्पीड में 3 होता है, इसमें 2 होता है। या सर हम उल्टा भी रखेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 में अगर रखोगे तो 0.6 आएगा सर, और अगर हम 3/2 करेंगे सर तो 1.5 आएगा। अब बताइए 0.6 तो है नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये बी आंसर। भाई हमने जब तैयारी की, देखो न्यूमेरिकल आता था, अगर कुछ ना मिले कभी, ये बताया जाता है, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं जब कुछ ना मिले तो भाई 2 लोगों का जो आप जानते हो ना, उनका मल्टीप्लाई करके देख लेना, उनका डिवाइड करके देख लेना, उनका ये सब करके देखना, हो सकता है आपको ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है ऑप्शन मिल जाए। देखिए मिल गया ना ऑप्शन, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है कहीं पर, ठीक है। यहाँ 0.66 है, नहीं है। यहाँ सर ये तो है सर 1.5, तो लगाओ ना 1.5। ये होता है तरीका। न्यूमेरिकल को कई बार हम अपना माइंड यूज करके कर लेंगे, फार्मूला भी नहीं पता तब भी हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है इन्होंने अपन को, तो अगर हमें वेव नंबर तक फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है तो हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है c अपॉन लैम्डा है, ये अपन 1 अपॉन लैम्डा की करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका c अपॉन वेव नंबर है, अपन से वेव नंबर पूछ रहे हैं, तो वेव नंबर इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय c। इसको मैंने जब उस टाइम उल्टा लिखा था, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 है और ये 3 है। आप बताइए 1 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं आएगा? भाई आप देख लीजिए, 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो सकता नहीं होगा, सीधा 1.3 रहने वाला है। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, अगला क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही इजी था भाई, ये 6000 है हमारा। अगर इसको किस में करना है? सेंटीमीटर में। तो अगर एंगस्ट्रॉम से अपन सेंटीमीटर का कोलेशन देखें तो 10 टू दी पावर -10 तो मीटर होता है, तो अब सेंटीमीटर तो और 100 कम होगा, तो ये आएगा -8। इसको सॉल्व कर दो, 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 आएगा। अब इसमें देखिए आप, ये 5 वाला तो कभी आंसर हो नहीं सकता, ये 5 होगा नहीं, ठीक है। और ये आपका हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा क्या? ये आंसर। तो न्यूमेरिकल आपको कुछ बच्चों को लगा होगा कि नहीं सर न्यूमेरिकल बहुत सारे टफ दिए गए, नहीं भाई, न्यूमेरिकल पूरे लॉजिक बेस्ड थे। अगर जिस बच्चे का ये आईक्यू का यूज करता होगा ना, वो तो ये सब कर लेगा। न्यूमेरिकल कहीं कोई टफ था ही नहीं आपका, केवल उसमें था दिमाग का खेल, और एक इक्वेशन था हमारा, एक इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये पूरा डिस्कशन अपना कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जब नेक्स्ट टेस्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देखो हमारे जितने भी वीकली टेस्ट होंगे सभी सब्जेक्ट के, हमारी टीम का जो ऑब्जेक्ट है ना, आपको भैया सपने नहीं दिखाना है, सरल सरल दे दिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस ऊपर पहुंच गया और बोल गया कि अरे हम तो बेहतरीन टॉप करेंगे। नहीं भाई, हम हमेशा आपको परेशान करेंगे, कठिन क्वेश्चंस देंगे, आपको सिखाएंगे कि जमीन में ही रहना है, अपन को उड़ना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस सरल भी रखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस टफ भी रखते हैं, जिससे हमें अपना लेवल का पता रहे। क्योंकि हमारा पेपर ये नहीं है, हमारा पेपर है फाइनल जीपैट, उसमें हमें गलती नहीं करना। यहां जो गलती हुई है ना, इस पेपर से सीखो, अगले पेपर में उनको हम क्या करेंगे? सही करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी को लेके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स कराए, और न्यूमेरिकल्स का हमने आपको तरीका बताया कि कैसे करना है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी रखे गए,
बस न्यूमेरिकल्स का पोर्शन टफ था, आपने जनरल का पूरा पढ़ा हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चंस आपको ऐसे थे, यहां से एग्जाम में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं केवल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल डराने के लिए बनाए गए थे, केवल एक इक्वेशन पर बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल था। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हुए। मिलते हैं, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहें। इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट करेंगे तो पूरा आपका क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहे, थैंक यू।